अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मुबीनुद्दीन खैरदी लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम करियर गाइडेंस। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने ख़ास बात की थी आर्ट्स के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह अब उसका सिलसिला जारी रखते हैं और कुछ ज़्यादा डिटेल्स इंशाअल्लाह इस पर हम बहस करेंगे या फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। पिछली नशिस्त में हमने बात की थी आर्ट्स के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ डिटेल्स बातें आर्ट्स से मुतालिक़ आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हुए अपने बच्चों की ना सिर्फ रहबरी करेंगे बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर इंशाअल्लाह एक नया जोश, एक नया जज्बा और एक नया जुनून पैदा करेंगे। क्यों, किस लिए? जब तक इंसान को मालूम नहीं होता, जब तक इंसान को एहसास नहीं होता, तब तक वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है। मगर जब इंसान को अपनी अहमियत पता चल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कभी वो ना रुकता है और ना कभी वो थकता है जब तक कि वो अपनी मंजिल को ना पाले। नाजरीन, आप तमाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस्लाम लाने से पहले तालीमी हालात क्या थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो ही इस्लाम लोगों की ज़िंदगियों में आया तो उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदल गई। वो लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम लाने के बाद वो लोग ना सिर्फ तिब में बल्कि केमिस्ट्री के अंदर भी कई चीज़ें इन्वेंट कर चले गए, दरियाफ्त कर चले गए। आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 92 के बाद मुसलमानों के अंदर कुछ ना कुछ ख़ास कर तालीमी इनकलाब या फिर तालीमी डेवलपमेंट शुरू हो गया है, जिसकी मिसालें हमारे पास फैसल से लेकर और कई स्टूडेंट्स की हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा प्रोग्राम करियर गाइडेंस, जो पिछली नशिस्त का ही यह हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं मुकम्मल टोटल related about the arts field. My dear, I had said in my last class related about the education, related about the psychology. इंशाअल्लाह इसके मुतालिक मैं आपको और तफसीली बताते हुए अपनी बात को जारी रखूँगा। तो बात हो रही थी एजुकेशन साइकोलॉजी की। एमए इन साइकोलॉजी करते हैं तो आप आसानी से काउंसलर बन सकते हैं और आपकी अर्निंग कम से कम 15,000 से 2 लाख हो सकती है। इसी तरह आप प्रोफेसर बनकर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ में भी साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी जो शख्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है उसकी डिमांड इंडस्ट्रीज़ में भी है। सवाल ये आता है, एक साइकोलॉजी पढ़ा हुआ शख्स, एक साइकोलॉजी पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में क्या करेगा? जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका जवाब ये है, जब भी मैनेजमेंट और स्टाफ के दरमियान कोई प्रॉब्लम होता है या फिर स्टाफ वो लेवल से उस स्पीड से काम नहीं कर पाता या स्टाफ अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजी पढ़ा हुआ शख्स अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में भी जो लोग साइकोलॉजी से एमए करे हुए हैं उनकी डिमांड है और आपको जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बेहतरीन सैलरी भी दी जाती है। और ना सिर्फ सैलरी दी जाती है बल्कि उनका ताल्लुक़ मैनेजमेंट से भी होता है और उनका ताल्लुक़ वर्कर कम्युनिटी से भी होता है। तो आप पैरेलल एक सोशल हेल्प हैंड की तरह आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छी ज़िंदगी, रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी, एक नाम की, एक पहचान की और फिर एक शान की ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। शर्त यह है कि आप एमए इन साइकोलॉजी हो, तब आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जाकर आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह क्राइम्स डिपार्टमेंट, जी स्टूडेंट्स डरे नहीं, क्राइम्स डिपार्टमेंट, जी बिल्कुल, क्राइम्स डिपार्टमेंट के अंदर भी साइकोलॉजी पढ़े हुए शख्स की बहुत ज़्यादा मांग है। क्यों? सामाजिक तौर पर कुछ लोग ऐसे काम कर जेल में आ जाते हैं या फिर कुछ लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम डेवलप होते रहते हैं। उस वक्त क्राइम डिपार्टमेंट्स खासकर जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं उनको अपॉइंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स की तफ्तीश चल रही है और महकमा सही जानकारी हासिल नहीं कर पा रहा, उस वक्त एक साइकोलॉजी करा हुआ शख्स चेहरा देखकर और जो भी क्राइम करा हुआ है उसके हरकत देखकर वो बता सकता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसी तरह अलग अलग पहलुओं पर बहस होती है और उनका सामाजिक या फिर सोशल स्टेटस देखा जाता है। इसीलिए क्राइम डिपार्टमेंट्स में भी एमए इन साइकोलॉजी करे हुए अशखास की या स्टूडेंट्स की काफ़ी मांग है। आप इस बारे में भी सोचिए।
हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से या फिर हमें नहीं मालूम रहने की वजह से हम कई बेहतरीन मौके बिला वजह गंवा देते। इसीलिए उम्मीद कि आप इस प्रोग्राम से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे और डिटेलिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह उसको नज़र में रखते हुए, उसको ख़ास कर समझते हुए इंशाअल्लाह आप आने वाला अपना करियर बेहतर से बेहतर और तरक्की की बुलंदियों पर इंशाअल्लाह ले जाएंगे। हमें आपसे भरपूर उम्मीद है। इसी तरह और एक स्पोर्ट्स गोया इंडिया के अंदर तो एक फोबिया है, खासकर फोबिया है या एक सुनामी है जिसे हम स्पोर्ट्स सुनामी बोलते। एक शख्स जिसे खेलने आता है वो भी खेल में दिलचस्पी रखता है, मगर ताजुब और हैरानी होती है उस बात पर जब एक शख्स को खेल बराबर मालूम नहीं होता या फिर वो शख्स ज़ाती तौर पे खेल नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खेल में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। इसी वजह से स्पोर्ट्समैन अगर हार रहा है या फिर ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, ऐसे वक्त में भी एक साइकोलॉजी एमए करे हुए शख्स की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों, किस वजह से? 2 वर्ड अगर आप किसी को बोलते हैं थैंक यू वेरी मच या नहीं तो आप कहते हैं यू सो नाइस, तो उसके अंदर एक अजीब फीलिंग आती है, वो फिर दोबारा आपसे ज़रूर मिलेगा। क्यों? आप सामने वाले को एडमायर कर रहे हैं, सामने वाले की तारीफ़ कर रहे हैं या सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी चंद लम्हात ऐसे आते हैं, एक वक्त जब खिलाड़ी हारना शुरू करता है उस वक्त उसके मोराल को बढ़ाने के लिए एमए इन साइकोलॉजी करा हुआ शख्स बहुत अहम रोल अदा करता है। क्या वजह है? जब तक इंसान को एक मेंटर ना मिले यानी एक सपोर्टर ना मिले, खुसूसन उसके साइकोलॉजी को समझते हुए अगर कोई शख्स सपोर्ट करे तो वो स्पोर्ट्समैन बड़े से बड़े मेडल्स आसानी से ला सकता है। इसीलिए एमए इन साइकोलॉजी जो शख्स करा हुआ है, स्पोर्ट्स में भी उसके लिए काफ़ी मौके हैं। इस बारे में सोचा जा सकता है, गौर किया जा सकता है। शर्त वही है कि आप पढ़ें। अगर आप पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, 10 तक पीयूसी तक अलग फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन आप जब पढ़ना लिखना जारी रखेंगे तो ऐसे बेहतरीन और शानदार मौके आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं या आप लोगों के लिए मैसर होते हैं। इसी तरह दूसरा हम देखते हैं एजुकेशनल काउंसलर। ये बहुत अहम है। मैं खुसूसन पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये दर्दमंदाना अपील करूँगा कि पेरेंट्स स्कूल्स वालों को ज़ोर देकर कहें कि वो अपने स्कूल्स में एक एजुकेशनल काउंसलर ज़रूर रखें। क्यों रखें साहब, किस वजह से रखें? तो एमए इन साइकोलॉजी अगर कोई शख्स करता है बीएड के बाद या फिर बीएड करता है तो वो एजुकेशनल काउंसलर बन सकता है। एजुकेशनल काउंसलर का रोल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बच्चों को स्कूल्स भेजते हैं। इंडिया के अंदर बात होती है ड्रॉप आउट्स की। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट से लेके 4th तक पढ़ते हैं और फिर आधे के आधे स्कूल से बाद में गायब हो जाते हैं। क्यों हो रहा है, क्या वजह है? तो इसकी बुनियादी वजह यह है, अगर कहीं दिलचस्पी है, अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करने वाली है, मुतासिर करने वाली है, चाहे बच्चा रहो या बड़ा, वो उसकी तरफ दौड़ कर आता है। चूँकि बच्चे स्कूल को आते हैं 4th तक, फिर 4th के बाद कोई ना कोई कामों में लग जाते हैं या कोई और दूसरी फील्ड्स में चले जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास काउंसलर्स नहीं होते। अगर स्कूल्स में काउंसलर्स होगा तो इंशाअल्लाह वो डल जो बच्चा है उस लड़के की तरफ या डल स्टूडेंट्स की तरफ ख़ास फोकस करेगा। इसलिए फोकस करेगा कि जो भी डल स्टूडेंट्स गुजरे हैं दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना नाम बहुत ज़्यादा बनाए हैं। ख़ासकर आप थॉमस एडिसन के बारे में सुने होंगे या थॉमस एडिसन के बारे में पढ़े होंगे, जिसने बल्ब ईजाद किया। उसे स्कूल से निकाला गया था, इस वजह से निकाला गया था कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, वो लड़का ख़ास पढ़ नहीं पा रहा था। इसीलिए कहीं भी स्कूल के दूसरे बच्चे ख़राब ना हो जाएं, ये समझकर स्कूल्स अथॉरिटी उसे स्कूल से निकाल देती है और वो लड़का जो डल स्टूडेंट्स था, ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं था, दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो बल्ब ईजाद करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही रोशनी में हम लोग हर किस्म के काम कर रहे हैं। ये कैसा है, किस वजह से है, समझने की ज़रूरत है। कई स्टूडेंट्स आते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पढ़ना छोड़कर फिर से इधर उधर ये ऐसे वैसे काम शुरू कर देते हैं।
चाहे वो होटल की शक्ल में हो या कोई और शक्ल में हो। अगर एजुकेशनल काउंसलर रहेगा तो इंशाअल्लाह स्लो लर्नर्स की तरफ खासकर ध्यान देगा और टीचर से इंट्रोगेट कर कर वो बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसी तरह इंशाअल्लाह बच्चों के सलाहियतों को देखते हुए एक एजुकेशनल काउंसलर वो हेडमास्टर को बताएगा कि ये बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियतें हैं कि ये लड़का इंशाअल्लाह अगर हम इस पर सही ध्यान देंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बन सकता है। क्या आपको पता है, अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी लेती है कि उसे पढ़ाना, उसे लिखाना और पूरा खर्चा गवर्नमेंट पीएचडी तक संभालती है। कैसे बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऐसे बच्चों के लिए खुसूसन गवर्नमेंट की तरफ से ये नज़्म है। मगर चूंकि हमारे पास काउंसलर्स नहीं होने की वजह से हम डल बच्चों को या फिर स्लो बच्चों को स्कूल से गोया मिस कर ले रहे हैं और जो टॉप बच्चे हैं बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं उनका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसीलिए एजुकेशनल काउंसलर बनने का खुसूसन ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो काउंसलर के ज़रिए आप शानदार प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर कर अपनी खूबियों को समझते हुए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अपना नाम और अपने सलाहियतों का जमाल आप ये दुनिया को देते हुए जा सकते हैं। ये कब मुमकिन है? ये उस वक्त मुमकिन है जब आप एजुकेशनल काउंसलर बनेंगे। खुसूसन एमए इन साइकोलॉजी करने के बाद और बहुत सारी फील्ड्स आते हैं, इस फील्ड्स के बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं। मगर कब? जब आप पढ़ेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप गौर करेंगे। तो इसीलिए सोचते रहिए, ज़्यादा गौर करते रहिए। क्यों? जो काम प्लानिंग से किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस होता है, और जो काम प्लानिंग से ना किया जाए वो काम में कामयाबी नहीं आती, ज़्यादा सक्सेस नहीं आती। आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर सच्चर कमेटी के बाद हमारे अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारा मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। शर्त यह है कि अब अगर हम प्लानिंग से आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं जनाब। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री बहुत सारे लोग समझते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट। क्यों? क्या वजह से? ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो कौम अपनी तारीख़ को जानती है अपना मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद वो रोशन करने की तरफ लग जाती। इसीलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली क्वालिटीज़ ये कि पेशेंस, दूसरी क्वालिटीज़ ये कि आपका ताल्लुक़ यानी आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री के अंदर हो, तब आप इस फील्ड के अंदर जाकर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं बल्कि अलग अलग जॉब्स भी आप हासिल कर सकते हैं। बीए में अगर आपका मेन सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हिस्ट्री है, तब इंशाअल्लाह आप हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़कर आसानी से कामयाबी की तरफ दौड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लड़के जो IAS या फिर दूसरे क्लास 1 एग्ज़ाम्स लिखते हैं, ऐसे तलबा ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री को एज ए मेन सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, यानी उसको पसंद करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। MA इन हिस्ट्री अगर आप करते हैं तो आपका करियर शुरू होता है एज ए हिस्टोरियन। जी हाँ, हिस्टोरियन, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। हिस्टोरियन बनने के लिए ज़रूरी है आप MA इन हिस्ट्री होना। साथ ही साथ आजकल मुसलमानों की तारीख़ को मस्ख किया जा रहा है। ख़ासकर अच्छे जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनको कोई अलग शक्ल दी जा रही है। इस वक्त अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़दां होंगे तभी हम इंशाअल्लाह सही तारीख़ को पेश कर सकेंगे। इसीलिए हिस्टोरियन बनने का बेहतरीन चांस MA इन हिस्ट्री है। अगर आप MA इन हिस्ट्री करें हैं तब आप आसानी से हिस्टोरियन बन सकते हैं। सेकंड जो आपके लिए एडवांटेज आता है वो है गाइड बनने का। आप आसानी से गाइड भी बन सकते हैं। इसी तरह और एक चांस आता है वो है राइटिंग का। हिस्ट्री राइटिंग ये एक ऐसा गैर मामूली अहम सब्जेक्ट है, ऐसा गैर मामूली काम है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की नज़र जाती है। अगर तलबा ख़ासकर और पेरेंट्स ख़ासकर आप अपनी तारीख़ को बचाना चाहते हैं या हम हमारी तारीख़ को मस्ख होने नहीं देना चाहते तो हिस्ट्री की तरफ ख़ासकर ध्यान देना होगा। क्यों देना होगा? किस वजह से देना होगा? इंसान का कॉन्फिडेंस
अपनी तारीख़ के मुताले से बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं या फिर खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। क्यों आता है? ख़ासकर खुलफाए राशिदीन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा हमने साइंटिस्ट ईजाद किए, ज़्यादा से ज़्यादा माहिर लोग हम पूरी दुनिया को दिए, शानदार और बेहतरीन गैर मामूली डॉक्टर्स दिए। ये हमारा पास्ट है। जब हम पास्ट को पढ़ेंगे, पास्ट को समझेंगे, तो हम सोचेंगे कि इंशाअल्लाह जो हमारा मौजूदा हाल है इसको इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करेंगे। तो इस पहलू से हिस्ट्री की अहमियत बहुत ज़्यादा गैर मामूली बढ़ जाती है। आप कोशिश कीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को समझने की और इसका मुताला करने की। तीसरी अपॉर्चुनिटी या फिर और एक अपॉर्चुनिटी जो आपका इंतज़ार कर रही है वो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी हाँ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग म्यूज़ियम्स होते हैं। ये म्यूज़ियम्स के अंदर जो जॉब्स आते हैं, इसी तरह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में जो अलग अलग जॉब्स होते हैं, ये तमाम जॉब्स के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आप सक्सेस हो सकते हैं। और हिस्ट्री में, ख़ासकर हिस्ट्री राइटिंग में आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो मैं हिस्ट्री स्टूडेंट्स के ताल्लुक़ से बता रहा था, और कुछ बातें हैं मैं इंशाअल्लाह क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। हिस्ट्री करा हुआ स्टूडेंट्स एक बेहतरीन टीचर भी बन सकता है। इसी तरह हिस्ट्री करा हुआ स्टूडेंट्स शानदार, बेहतरीन, कामयाब लेक्चरर भी बन सकता है। इसी तरह हिस्ट्री करा हुआ स्टूडेंट्स तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आसानी से compete कर सकता है और उसके ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं सक्सेस होने के। जब वो मेन एग्ज़ाम लिखते रहता है उस वक्त हिस्ट्री का सब्जेक्ट उसे बहुत ज़्यादा मदद करता है अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये चंद बातें थी जो मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ बता रहा था। उम्मीद कि आप इस पर गौर फरमाएंगे और उम्मीद कि आप इससे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ख़ासकर स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर रेशो अगर निकाला जाए तो मुस्लिम नौजवान 45% तक एक रेशो आए कम्युनिटी की बेस के हिसाब से। ये नौजवानों को अगर सही रुख दिया जाए तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम बेहतरीन लीडर्स, बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन तारीख़दान, बेहतरीन इकनॉमिस्ट और बेहतरीन एजुकेशनिस्ट इंशाअल्लाह तैयार कर सकते हैं। अगर ये नौजवानों का इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपको मालूम है छोटे मोटे काम करके ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि इल्म का हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो आप अंदाज़ा कीजिए जब एक इंसान तालीम को एज ए फ़र्ज़ की हैसियत से लेता है तो उसका मर्तबा क्या होता है। ख़ासकर सोसाइटी में हम देखते हैं कि जिनके पास तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जीने का तरीक़ा है, जिनके पास तालीम है उनके पास सफाई है, जिनके पास तालीम है उनके पास पोजीशन है। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे नौजवानों को और हम हमारे मुस्तक़बिल के ख़ासकर उन जियालों को दे सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस किया जाए। यह प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को गाइड करें और उनके रोशन मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। नेक्स्ट मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे लोग ये गुमान करने लग जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। क्या पॉलिटिकल साइंस हमको लीडर बनना है जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़े? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, खासकर आपको नॉलेज आएगा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असेंबलीज़ का, पार्लियामेंट का। आपको नॉलेज आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट और आपको नॉलेज आएगा अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएलए एंड अदर्स। और आपको नॉलेज आएगा ड्यूटीज़ ऑफ द स्पेशली एमपीज़ एंड एमएलएस। ये तमाम नॉलेज कहाँ से लेंगे? क्या आपको ये कोर्स करके फिर से अलग पढ़ाई करेंगे? जी नहीं। अगर आप बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जिस शख्स के पास नॉलेज रहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अवेयर, जागा हुआ शख्स रहता है, अपने राइट्स के बारे में पूछता है और अपने खिलाफ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये जो क्वालिटी डेवलप होती है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने से होती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने से आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
रही बात इसके स्कोप्स की, अल्हम्दुलिल्लाह इसके स्कोप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, एक एक करके मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। पॉलिटिकल साइंस बीए में अगर आप रखते हैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आप इंशाल्लाह पीएचडी कर सकते हैं। एमए इन पीएचडी पॉलिटिकल साइंस होने के बाद आप चाहे तो टीचर बन सकते हैं बीएड के ज़रिए से, आप चाहे तो लेक्चरर बन सकते हैं। इसी तरह आप पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर्स की भी काफ़ी डिमांड है। रिसेंटली कर्नाटका में हम देखे हैं 1350 लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन सवाल यह आता है इतने पोस्ट खुल रहे हैं। कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर्स के 1000 से ज़्यादा पोस्ट खुले, अभी भी कंटिन्यू पोस्ट आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के ज़रिए हो या स्टेट की तरफ से हो। हमारा रोल क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है उन जॉब्स को हासिल करने की? उसका जवाब ये है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं असल में हमें उसकी बुनियादी वजह नहीं मालूम, उसके स्कोप्स नहीं मालूम, उसके फ्यूचर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये नहीं मालूम, जिसकी वजह से कईयों तलबा पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद एक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और कोई और सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनके अंदर परफेक्शन नहीं आता। तो पॉलिटिकल साइंस करने के बाद आप लेक्चरर्स भी बन सकते हैं, प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। इसी तरह और एक जो आपके लिए बहुत अच्छी और खुशआइन बात यह है, फॉरेन पॉलिसी में भी आप इंशाल्लाह अपना रोल प्ले कर सकते हैं, शर्त यह है कि आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों। इसी तरह सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। कुछ साल पहले तक उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन अब एनजीओज़ का रोल बढ़ जाने की वजह से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की भी काफ़ी डिमांड्स हो चुकी हैं, काफ़ी मांग आ रही हैं सोसाइटी के अंदर। इसका भी प्रोसीजर तरीक़ा वही है कि आप एमए करें सोशियोलॉजी से, उसके बाद पीएचडी करें, चाहे तो आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें एनजीओ की शक्ल में, या फिर जो मैं डिटेल बताया प्रोफेसर से लेके लेक्चरर्स तक आपके लिए इसी तरह तमाम 37 डिपार्टमेंट्स और आईएएस, केएएस, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ये तमाम पोस्ट आपका इंतज़ार कर रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो, ख़ासकर इसलिए कि जब हम स्कूल में पढ़े हमें इतनी सारी सहूलतें मैसर नहीं थी। मैं ख़ासकर चाहूँगा कि आइंदा का जो लेक्चर्स है अगली नशिस्त का, उस पर आप ख़ास कर उस लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा लेक्चर्स जो शायद आपके ख्वाब को पूरा करने में मदद करे। अब वक्त आ गया है आपसे रुख्सत लेने का। नाज़रीन, दिल तो नहीं चाह रहा कि यहाँ अपने आप को रोकूं, लेकिन वक्त कभी रुका नहीं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में एक नए जोश, नए जज्बे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।